अब जिनकी इंग्लिश की आज फर्स्ट क्लास, भैया आज इंग्लिश की क्लास है, जिनकी फर्स्ट क्लास है या जिनको टाइम टेबल नहीं मिला है ग्रुप में आज भेज दूंगा, वहां से आप लोग देख लेना और यहीं से कंटिन्यू कर लो आप लोग, ठीक है। देखिए सुनिए, बहुत सारे रूल तो मैंने आपको लास्ट क्लास में ही पढ़ा दिए थे, ठीक है। बाकी जिन्होंने नहीं करा कोई बात नहीं, अभी आगे देखेंगे हम लोग। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये नेक्स्ट रूल बताने जा रहा हूं। चैप्टर का नाम है कंडीशनल और ये हमारी कौन सी क्लास है, ये सेकेंड क्लास है ये, ठीक है। तो जो लोग नए हैं वो यहीं से लिख लो, कोई बात नहीं। और इससे पहले की जो एक क्लास है उसका वीडियो मैं आपको भेज दूंगा, वहां से आप लोग देख के कवर कर लेना। आप लोगों की खुशखबरी के लिए बता दूं कि एनटीपीसी में भी शायद अब इंग्लिश आएगी। देखा था ऐसा कुछ न्यूज, देखा आप लोगों ने? नहीं, चलो मैं कंफर्म कर दूंगा, एनटीपीसी के एग्जाम में यानी रेलवे के एग्जाम में अब इंग्लिश आएगी। एनटीपीसी में, आरपीएफ में नहीं। आरपीएफ तो अलग हो गया, एलपी अलग हो गया, बाकी सब अलग हो गया, लेकिन एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम होगा उसमें इंग्लिश आएगी। 10+2 वाले में आएगी नहीं आएगी आज कंफर्म करके मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट में ना देखो, जितने भी एग्जाम सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं, स्टेट की बात नहीं कर रहा, उसमें मैथ्स और इंग्लिश तो मैंडेटरी होता है, लेकिन रेलवे में नहीं आता था आज तक, लेकिन अब आने लगा है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुना, इसमें रूल की बात कर लेते हैं। क्या रूल है, ध्यान से देखो आप लोग। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, मैंने आपको ये पढ़ाया था कि कंडीशनल सेंटेंस हमेशा कितने हिस्सों में लिखे जाते हैं, दो हिस्सों में लिखे जाते हैं। एक होता है इफ क्लॉज और एक होता है मेन क्लॉज। अब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि गाइस ध्यान रखना कि अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत अगर बट प्लस फॉर से हो रही हो, किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ हो, बट लिखा हुआ और फॉर लिखा हुआ अगर, ठीक है, बट फॉर लिखा हुआ है, ठीक है, तो जो उसका मेन क्लॉज होगा ना गाइस, उसमें वुड हैव थर्ड हमें देखना है। उसमें क्या देखना है हमें, वुड हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म देखनी है। अगर ऐसा है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। अच्छा, जनरली हम क्या देखते थे कि अगर वुड हैव थर्ड है तो आगे क्या होना चाहिए, हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन इसमें नहीं देखना है, इसमें बट फॉर अगर लिखा हुआ तो आगे क्या देखना है, सिर्फ आगे हैड थर्ड नहीं लिखा होगा और हमें चाहिए भी नहीं। एक चीज और, इंग्लिश में गाइस अगर बट के साथ अगर फॉर लग जाए ना, तो उसको हम लोग विदाउट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग उसको, विदाउट पढ़ेंगे। तो आप लोग इसको कभी बट फॉर मत पढ़ना, इसको विदाउट ही पढ़ना। जैसे कि एक एग्जांपल देखो आप लोग, मैंने कहा कि बट फॉर हिज हेल्प, बट फॉर हिज हेल्प आई वुड हैव डाइड, आई वुड हैव डाइड, ठीक है। अब ध्यान से सुनना आप लोग, कंडीशनल सेंटेंस हमेशा कितने हिस्सों में होते हैं, दो हिस्सों में, एक इफ क्लॉज और एक मेन क्लॉज। यहां पे इफ की जगह पे क्या है हमारा, बट फॉर है। क्या पढ़ू मैं इसको, विदाउट हिज हेल्प, मतलब उसकी मदद के बगैर मैं मर गया होता, अगर उसने मदद ना की होती तो मैं मर गया होता। तो मैंने कहा कि अगर सेंटेंस की शुरुआत अगर बट फॉर से हो रही हो, तो जो उसका मेन क्लॉज उसमें क्या होना चाहिए, वुड होना चाहिए, हैव होना चाहिए और वर्ब की, तो इसका मतलब ठीक लिखा हुआ है। और आगे हमें हैड थर्ड नहीं ढूंढना, वो हमें कब ढूंढना था, धोनी वाले केस में जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ठीक है ना। तो लिख लो आप लोग, ये नेक्स्ट रूल है हम लोगों का ये वाला, ठीक है। और जो लोग भाई नए हैं ना, और जिनको इंग्लिश से थोड़ा कम सरोकार है, वो थोड़ा पेशेंस रखना, धीरे धीरे समझ में आएंगी चीजें। ये जो मैंने घेर रखा है ना, ये हमारा रूल है और इसका एग्जाम्पल है ये वाला, इसमें फिलहाल नो एरर है। बता रहा हूं मैं। हो गया भाई, आगे बढ़ जाए। ये एक रूल निपट गया हमारा, आगे नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। लिख लिया सबने, लिख लो, जिन्होंने नहीं लिखा लिख लो।
हेलो, हो गया? अब आगे देखो, सुनो। देखो दुनिया में ना जितना भी सब्जेक्ट होता है ना गाइस, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तो उसका सिंगुलर वर्ब आती है। सब्जेक्ट हमारा कैसा हो, सिंगुलर हो, तो फिर सिंगुलर वर्ब आती है। ठीक है ना? लेकिन अगर कभी आपके मन की इच्छा पास्ट में, मतलब अतीत में अधूरी रहेगी, जैसे मान के चलो आपकी इच्छा थी कि आप अगर पायलट होते, या आप डॉक्टर होते, या आप प्रधानाचार्य होते, स्कूल के प्रिंसिपल होते, या कुछ और होते। बचपन में तो बहुत सारे सपने होते हैं, है ना? अब बड़े होते तो किसी तरह की नौकरी लगे, बस काम हो जाए मेरा। ठीक है ना? तो ऐसा कोई ऐसी इच्छा जो आपकी अधूरी रहेगी, अगर उस केस में अगर आप सेंटेंस बनाते हो तो ध्यान रखना आप लोग, इंग्लिश में ये बात ध्यान रखना कि अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है, इफ से हो रही है, और उसके बाद वहां पे कोई सब्जेक्ट लिखा हुआ है, सब्जेक्ट का मतलब जनरली आई हो सकता है, वी हो सकता है, मैं आई लिख दे रहा हूं, मतलब इफ के बाद क्या लिखा मिलेगा आपको, आई लिखा मिलेगा। तो उसके बाद याद रखना आई के साथ नॉर्मली क्या आता है, आई के साथ वॉज आता है। क्या आता है आई के साथ? वॉज। लेकिन यहां पे वर आएगा अगर इसके बाद चार चीजों का जिक्र है। किसका जिक्र है चार चीजों का? या तो किसी का नाम आ रहा हो, या कोई प्रोफेशन आ रहा हो, या कोई क्वालिटी आ रही हो, या कोई कंडीशन आ रहा हो। ठीक है? अगर ये चार चीजों में से कुछ भी अगर आ गया तो हम यहां पे किसका यूज करेंगे? वर का यूज करेंगे, वॉज का यूज नहीं करेंगे। नॉर्मली वॉज होता है। ठीक है? तो ये तो हमारा, देखो सुनो, मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कंडीशनल सेंटेंस हमेशा कितने हिस्सों में होते हैं? दो हिस्सों में। एक होता है हमारा इफ क्लॉज और दूसरा वाला, तो ये इफ क्लॉज की कहानी लिखी है मैंने कि इफ लिखा होगा, फिर यहाँ पे आई लिखा होगा, ठीक है ना, उसके बाद कोई वर लिखा होगा अगर इनमें से कोई चार चीजें होंगी। ठीक है ना? और जो दूसरा वाला जो हमारा मेन क्लॉज होगा, उसमें हम लोग वुड हैव थर्ड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? वुड हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का। ठीक है? वुड हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। अब जरा एक देखना, एक एग्जाम्पल मैंने कहा यहाँ पे, अच्छा जैसे मैंने यहाँ पे आई लिखा ना गाइस, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, शी हो सकता है, ही हो सकता है, दे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन कुछ भी लिखा हो यहाँ पे क्या आएगा? वरी आएगा। जैसे मान लो मैं कहता हूं इफ शी वॉज द प्राइम मिनिस्टर, इफ शी वॉज द प्राइम मिनिस्टर, she would she would have employed the youth, she would have employed the youth। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना आप लोग। कंडीशनल सेंटेंस हमेशा कितने हिस्सों में होते हैं? दो हिस्सों में। एक होता हमारा इफ क्लॉज, दूसरा वाला मेन क्लॉज। इफ क्लॉज में मैंने ये कहा गाइस कि अगर सेंटेंस की शुरुआत इफ से शुरू हो रही है और उसके बाद क्या लिखा हो, एक सब्जेक्ट लिखा हो, वो कुछ भी हो सकता है, ही शी इट किसी का नाम हो सकता है, तो उसके बाद मैंने कहा था कि उसके बाद क्या आएगा? वर आएगा। अगर उसके बाद एक कंडीशन है, कंडीशन तो है ही ना, कह रहा है कि अगर अगर वो प्रधानमंत्री होती तो वो युवाओं को क्या देती? रोजगार देती, है ना? तो मैंने कहा कि जो पहला वाला है उसमें वर आएगा, और जो दूसरा वाला उसमें क्या आएगा? वुड हैव वर्ब की। तो ये तो ठीक लिखा हुआ है क्योंकि वुड भी है, वर्ब हैव भी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है। लेकिन ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या आएगा? ठीक है ना? अच्छा, जिसको ये रूल नहीं पता था वो तो ये सोचेगा कि सी के साथ हमेशा क्या आता है? वॉज आता है, तो उसको लगेगा ठीक है, लेकिन ये ठीक नहीं है। ठीक है ना? लिख लीजिए इसको, फिर और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। एमटीएस की आंसर की का लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप चैनल पे भेज दिया है जिन लोगों ने एग्जाम दिया था। और लेकिन अभी लिंक एक्टिव नहीं है, एक हफ्ते बाद एक्टिव हो जाएगा वो। ठीक है?
कंडीशन है ये, है ना, कंडीशन है। कोई भी ऐसी इच्छा जो अधूरी रहेगी वो किसी भी तरीके से हो, वो यहाँ पे आएगा। एक और एग्जांपल देखो, जैसे मान लो मैं कहता हूं कि इफ आई वॉज राहुल गांधी, इफ आई वॉज राहुल गांधी, ठीक है, आई वुड हैव डाइड द सेम। अब यहाँ पे देखो आप लोग, क्या ये सही लिखा हुआ है? वर आएगा। देखो अगर आपको अच्छा, ये मैं ये नहीं कह रहा, देखो सुनो, अगर ये सेंटेंस है ऐसे होता है ना, शी वॉज द पीएम, अगर सिर्फ इतना बोल दो शी वॉज द पीएम, तो ये गलत नहीं है कि वो प्रधानमंत्री थी। ये कोई कंडीशन नहीं है, ना ही उसकी कोई इच्छा अधूरी रहेगी, वो थी तो इसलिए लगाया हमने। लेकिन अगर अधूरी इच्छा है कि अगर वो प्रधानमंत्री होती, तो फिर हम वॉज लगाएंगे, क्या लगाएंगे? तो जैसे पहले वाले में लगाया। और कह रहा कि अगर मैं राहुल गांधी होता तो शर्म से मर गया होता, है ना, तो यहाँ पे भी वॉज की जगह पे क्या आएगा? वर आएगा। और पीछे हमारा क्या दे रखा है? वुड हैव थर्ड। ठीक है ना। अगर कोई राहुल गांधी का फेवर करने वाला तो वहां पे मोदी भी लिख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। ठीक है। फिलहाल नहीं आ रही, हाँ। केजरीवाल के पोस्टर आ रहे हैं अभी फिलहाल तो। मैंने पोस्टर लगवाए थे रेलवे वगैरह एग्जाम्स के, उसके ऊपर केजरीवाल के पोस्टर लगे। फिर मैंने भी लगवा दिए उनके पोस्टर, तो उनके एमएलए ऑफिस से फोन आ रहा है कि भाई साहब क्या करवा रहे हो। हो गया डन भाई, आगे बढ़ जाए। तो मैंने आपको ओवरऑल ये बताया गया अभी अभी जस्ट, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके, ठीक है ना। इफ आई वॉज हिम, आई वुड हैव गिव यू, आई वुड हैव, गिवन होता ना। ठीक है, अब देखो क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता है ना, इफ आई वर हिम, मैं उसकी जगह होता, तो आई वुड हैव गिवन हिम द मनी, आई वुड हैव गिवन यू द मनी। ठीक है ना। तो मैं तुम्हें पैसे दे देता, अगर मैं उसकी जगह पे होता तो मैं तुम्हें पैसे दे देता। ठीक है, तो ये भी क्या है, दिए तो नहीं ना। पास्ट की ऐसी इच्छा जो क्या रहेगी, अधूरी रहेगी। तो यहाँ पे हम लोग किसका यूज करेंगे, यहाँ पे वर का। एक चीज और ध्यान रखना गाइस, कभी भी ऐसे सेंटेंस में जब आप वर लगाओगे ना और इसके बाद यहाँ पे कोई प्रोनाउन हुआ, तो याद रखना कि यहाँ पे सब्जेक्टिव केस आएगा प्रोनाउन का, यानी कि ही आएगा। अब जो लोग इंग्लिश में वीक है, उनको जिनको नहीं पता सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो ध्यान रखना ये होता है सब्जेक्टिव केस है। आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया। ठीक है ना, ये सारे के सारे क्या है, सब्जेक्टिव केस। और ये जो लिखा हुआ है ये ऑब्जेक्टिव केस है, जैसे कि मी हो गया, अस हो गया, यू हो गया, हिम हो गया, हर हो गया। ठीक है ना, और इट हो गया। तो अब ध्यान से सुनना आप लोग कि मैंने कहा कि वॉज के बाद क्या आएगा, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस आएगा ना। तो हिम क्या है हमारा, हिम तो है ऑब्जेक्टिव केस। क्या है ये, ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है ना, इसलिए हिम को, हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, इसलिए मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे, ही। वैसे प्रोनाउन का टॉपिक है लेकिन फिर भी बता दिया, आप अवेयर रहना आप लोग। ठीक है, बाकी मेन दिक्कत इसमें वॉज वर्क ही आएगी एग्जाम में, जो अभी हम असाइनमेंट करेंगे इसका खत्म होने के बाद चैप्टर, उसमें वॉज वर्क की ही दिक्कत आएगी। हाँ, वॉज या वर्क कुछ भी लगाओगे ना आप यहाँ पे, तो याद रखना यहाँ पे सब्जेक्टिव केस आता है, मतलब कि प्रोनाउन की फर्स्ट लाइन आती है। और जो लोग नए हैं ना वो इसका लोड ना लें फिलहाल, अभी धीरे धीरे करेंगे चीजें तो क्लियर हो जाएंगी।
हो गया डन। लिख लिया सबने? नेक्स्ट देखो आप लोग, एक और एग्जांपल अभी देता हूं, उसके बाद फिर आगे नेक्स्ट रूल पे बढ़ेंगे हम लोग। एक एग्जांपल ये है कि इफ शी वॉज अ रिच लेडी, इफ शी वॉज अ rich lady, she would have paid our bill. She would have paid हाँ जी। अब ध्यान से सुनना आप लोग, कंडीशनल सेंटेंस कितने हिस्सों में होते हैं? 2 हिस्सों में होता है। मैंने कहा था कि इफ के बाद कोई भी सब्जेक्ट हो, यहां पे क्या आएगा? वर। अगर उसके बाद क्या लिखा हुआ है? एक कंडीशन। क्योंकि अगर वो अमीर औरत होती तो वो हमारे बिल्स पे कर देती, ना तो वो अमीर है ना उसने बिल पे किए, ठीक है ना? तो ये काम हुआ नहीं, इसलिए हमने वर लगाया। अदरवाइज अगर नॉर्मल सेंटेंस होता तो शी के साथ क्या आता है? शी वॉज अ रिच लेडी भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है ना? और पीछे क्या लिखा हुआ? वुड हैव वर्ब की। तो जनरली वो एरर यहीं पे देगा। क्यों एरर देगा? क्योंकि उनको ये पता है कि आप बचपन से ये पढ़ रहे हो, शी वॉज शी वॉज शी वॉज, तो जनरली वो यहीं पे एरर देते हैं। यहाँ पे वर्ब का यूज करेंगे हम लोग। अब नेक्स्ट रूल, इसको लिख लो आप लोग। नेक्स्ट रूल में बताने जा रहा हूं इसी में ही। जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था ना कि हैड आगे आएगा तो इफ हट जाएगा, ऐसे ही इसमें रूल है गाइज कि अगर ये वर्ब को सेंटेंस के अगर मैं आगे लिख दूं तो ये इफ हट जाएगा। इन्वर्जन कहते हैं, ठीक है? अगर वर्ब को सेंटेंस में सबसे आगे लिख दिया जाए तो इफ को रिमूव करना होगा, इफ को हटाना होगा। बाकी सारी चीजें एज इट इज रहेंगी, कुछ भी चेंज नहीं होगा, लेकिन इफ हट जाएगा। जैसे कि वर शी अ रिच लेडी, वर शी अ rich lady, she would have paid our bills. She would have paid our bills. मैंने आपको यह भी बताया था गाइस कि अच्छा इस केस को कहते क्या है? इसको कहते हैं इन्वर्जन। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं इन्वर्जन। अब फिर वही बात, जो लोग नए हैं वो तो चलो कोई बात नहीं, फिलहाल इतना ऐसे लिखो। अच्छा एक चीज और भी बताई थी मैंने आपको, जब इन्वर्जन होता है तो वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से और सेंटेंस के एंड में क्या लगता है? फुल स्टॉप लगता है। लेकिन अगर ये सेंटेंस में ऐसे लिख दूं, ऐसे ना लिख करके, ये एक तो ये लिखा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक लिखा हुआ है, ठीक है ना? लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि वर शी आ रिच लेडी, रिच लेडी एक हिस्सा, फिर यहां पे लिख दूं मैं वुड शी स्टिल, वुड शी हैव पेड आवर बिल्स, पेड आवर बिल्स। अब क्या लगाए हम लोग यहाँ पे? क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है ना? यहां पे तो चलेगा तो फुल स्टॉप, लेकिन अगर दूसरे वाले को अपने वर्ब से पहले ले तो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, फिर वो इंटरोगेटिव में चेंज हो जाएगा।
एक चीज ना गाइस और ऐड ऑन कर लेना आप लोग। आप ना पीछे जो है ना यहाँ पे वुड फर्स्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। ये जो मैंने रूल यहाँ पे लिखा है, पीछे क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, वुड हैव थर्ड लिखा ना। अगर यहाँ पे इसकी जगह पे क्या मिल जाए आपको, खाली वुड प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो भी चलेगा, मतलब दोनों में से कुछ भी लिखा हो चलेगा, लेकिन आगे क्या आना चाहिए, आगे वर ही आएगा, ये भी ध्यान रखना आपको। कुछ और यूज नहीं कर सकते वर की जगह पे, जो इफ वाली पोजीशन है उसमें। हाँ वर वाली कंडीशन में, हाँ मतलब कभी भी इस तरह की कंडीशन बन जाए, जब कभी भी कंडीशन कैसे डिफाइन करोगे आप लोग, पढ़ोगे सेंटेंस को ना तो ऐसा लगेगा पास्ट इमेजिनेशन की बात हो रही है। जैसे मान लो मैं कहता हूं कि अगर महात्मा गांधी आज जिंदा होते तो कांग्रेस की हालत पर उनको दुख होता, ठीक है ना। क्या ये अब संभव है? नहीं, ये तो ऐसी बात कह रहा हूं जो संभव नहीं है। तो जब कभी भी ऐसी बात होगी जो संभव नहीं है तो मैं कहूंगा इफ महात्मा गांधी वॉज अलाइव नहीं होगा, महात्मा गांधी वर अलाइव होगा, ठीक है ना। तो हमेशा आपको क्लियर करके चलना है ये चीज, ठीक है ना। जब हम इसका असाइनमेंट करेंगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, इसलिए अभी फिलहाल नहीं करवा रहा हूं मैं आपको। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट की तरफ चले। नेक्स्ट की बात करते हैं। देखो सुनो, पास्ट इमेजिनेशन को ना बताने के लिए गाइस, पास्ट इमेजिनेशन बोले तो क्या, आधी अधूरी इच्छा को बताने के लिए ना हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। अगर आपकी कोई इच्छा अधूरी रहेगी तो उसका एक तरीका तो ये जो हमने पढ़ा कि इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, इफ आई वर द डॉक्टर, इफ आई वर द महात्मा गांधी, इस तरीके से। एक आप खाली आई विश बोल दो, आई विश, ठीक है ना। अगर आपने ऐसे बोल दिया ना आई विश, तो ये भी क्या है, काश। और काश कब बोलते हैं, जब वो काम जो होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, कि काश है ना मैं एक डॉक्टर होता या मैं ऐसा होता वैसा होता, ठीक है। तो पास्ट इमेजिनेशन को बताने के लिए हमारा दूसरा रूल क्या है, सेकेंड रूल फॉर पास्ट इमेजिनेशन, सेकेंड रूल फॉर पास्ट इमेजिनेशन। ध्यान से सुनना आप लोग, सेकेंड रूल ऑफ पास्ट इमेजिनेशन कैसे होगा, आई के साथ यहां पे क्या लिखा होगा, एक वर्ड विश लिखा होगा। अच्छा, मैं आई भी बस एक एग्जाम्पल के तौर पे लिख रहा हूं, जरूरी नहीं आई लिखा हो यहाँ पे ही भी हो सकता है ना। कहने, हाँ सब्जेक्ट लिख देते हैं, चलो स्टैंडर्ड फॉर्म में सब्जेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे, मतलब कुछ सब्जेक्ट लिखा होगा, सब्जेक्ट के साथ लिखा होगा विश, फिर दोबारा से वहां पे एक सब्जेक्ट लिखा होगा वही वाला सेम, और वहां पे फिर आएगा क्या, वर आएगा, ठीक है ना। इस तरीके से चलेगा। जैसे कि मान के चलो किसी ने कहा कि आई विश आई वॉज अ बर्ड, आई विश आई वॉज अ बर्ड। अगर आपने ऐसा बोल दिया है तो नॉर्मली देखा जाए तो कोई ग्रामर के रूल से चलो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि आई के साथ क्या आता है, आई के साथ तो वॉज ही आता है। लेकिन यहाँ पे एक समस्या ये है कि ये एक अधूरी इच्छा है, कि कह रहा काश में क्या होता है, एक चिड़िया होता है ना, तो यहाँ पे वॉज नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, वर आएगा, ठीक है ना। तो मैंने कहा सब्जेक्ट लिखा हो, फिर क्या लिखा हो, विश, फिर वही दोबारा से सब्जेक्ट आ जाए, फिर क्या आएगा यहाँ पे, वर आएगा, ठीक है ना। तो एग्जैक्ट फॉलो कर रहा है उसको वो। अब आगे देखो, इसी का एक और एग्जांपल लिखा हुआ, आई विश आई वॉज अ गन। अब क्या दिक्कत है इसमें, वर आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं एग्जाम में, मान लो एक आगे आपके सामने है ना, और आपसे पूछ ले कि किस पार्ट में दिक्कत है भाई, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो नो एरर। किस पार्ट में दिक्कत है, बी पार्ट में। कह रहा कि काश में क्या होता है, एक है ना, तो आप कायदे से यहाँ पे क्या यूज करोगे, वर यूज करोगे ना, रूल के अकॉर्डिंग। रूल तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, रूल ये भी गलत नहीं है, आई के साथ वॉज आता है, लेकिन पास्ट इमेजिनेशन तो क्या आएगा, एक मिनट रुको जरा, एक बात बताओ, आप बंदूक होते या आप काश, आप यूं बोलोगे काश में एक बंदूक होता या काश मेरे पास एक बंदूक होती,
कौन सा लॉजिकल लग रहा है? क्या बंदूक ही हो जाता, मैं खुद ही सबको उड़ा देता, है ना, खासे वाले के गाने की तरह। हाँ, लेकिन ये इमेजिनेशन कर सकते हैं, लेकिन ये लॉजिकली सही नहीं है। आप जैसे आप लिविंग थिंग हो तो आप लिविंग थिंग बनोगे, काश मैं चिड़िया होता, मैं डायनासोर होता, मैं ये होता, वो तो चलेगा। लेकिन मैं एक कुर्सी होता, ये बचकाना वाली बात है। आप कोई मेरे पास एक कुर्सी होता, ये यही मान के चलते हैं। वैसे सोचने को सोचा जा सकता है, लेकिन हम सोचेंगे नहीं, एसएससी ऐसी नहीं सोचती है, या कोई भी एग्जाम ऐसे नहीं सोचता है। तो आप बोलोगे मेरे पास एक बंदूक होती है ना, तो आप बोलोगे आई हैड अ गन। कहने का मतलब ये है कि ये जो वर है, इसकी यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आ सकती है, जो कि हैड भी होता है। मैंने आपको लास्ट क्लास में लिखवाया था ना शायद, कि हैज की सेकंड फॉर्म क्या होती है? हैड। तो एक्चुअली में ये जो आई विश के बाद ये सब्जेक्ट में जो वर्ब लगा ना, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो कुछ और भी आ सकता है, हैड भी आ सकता है ना। और वैसे भी कोई चीज होने के लिए हम लोग हैव या हैड का यूज करते हैं। अगर मेरे पास एक पेन है तो मैं कहूंगा आई हैव अ पेन, और अगर मेरे एक पेन था तो मैं कहूंगा आई हैड अ। इसलिए यहाँ पे वर्ब भी सही नहीं है, हैड का यूज करेंगे। आगे बढ़ जाए भाई, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट रूल पे आ जाओ। और क्या क्या हो सकता है? पास्ट इमेजिनेशन के लिए गाइज हम लोग पहले एक और एग्जांपल लिखो इसका। आप लोग लिखिए, आई विश आई एम द रिचेस्ट पर्सन इन द होल वर्ल्ड। आई विश आई एम द richest person in the whole world। काश ऐसा होता कि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी होता। ठीक है ना, ठीक है। तो क्या गलती है इसमें? आई विश, देखो अगर हिंदी बनाओगे तो लगेगा कोई गलती नहीं है, बट आई विश आई वर द होता, क्योंकि ये हुआ ही नहीं, है ना। बात तो खत्म हो चुकी है, अब ये पास्ट की बात कर रहा है। जब कभी भी आप वर लगा दोगे तो ये अपने आप ही पास्ट हो जाएगा, समझ लेना। विश लगा दोगे तो, ठीक है ना। हो गया, आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट की बात करते हैं, आ जाओ। देखिए सुनिए, अच्छा मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं भाई कि कहीं पे भी ऐसा शब्द आ जाए इंग्लिश में जो पास्ट की अधूरी इच्छा के बारे में बता रहा हो, तो वहां पे हम लोग वर्ब का यूज करेंगे, सीधी सी बात है। या वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, है ना। अगर कोई चीज रखने के सेंस में तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, वरना जनरली क्या आता है, वर आता है। तो इसका एक बताया मैंने कि इफ के बाद वर आएगा अगर इसके बाद नेम, प्रोफेशन, क्वालिटी, कंडीशन हो। दूसरा रूल बताया कि आई विश अगर लिखा हुआ तो वहां पे भी हम लोग वर का यूज करेंगे। तीसरा, अगर कहीं पे गए आपको एज इफ लिखा हुआ मिल जाए, या आपको एज दो लिखा हुआ मिल जाए, अगर ये वर्ड आपको कहीं पे मिल जाते हैं, ठीक है ना, तो इसके बाद भी याद रखना आप लोग, या तो वर्ब का यूज होगा या वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा, अगर आपको दे रखा है तो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ही वॉक्स एज इफ द अर्थ बिलोंग्स टू हिम।
ऐसे चल रहा था जैसे मानो पूरी धरती उसी की है, ठीक है ना, ऐसे चल रहा था जैसे कि पूरी धरती उसी की है ना। ये पास्ट की बात हो रही है, पहली बात तो ये बता दूं मैं आपको, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि मैंने कहा किसी सेंटेंस में अगर आपको क्या दिख जाए, एज इफ दिख जाए या फिर एज दो दिख जाए, तो उसके बाद हम लोग वर्ब, अगर कोई मेन वर्ब अवेलेबल है तो हम वहां पे मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, तो द अर्थ बिलोंग टू हिम का यूज करेंगे। अब ना तो यहाँ पे वॉज आया ना ही हैड आया, यहाँ पे एक मेन वर्ब अवेलेबल था इसलिए हमने क्या लगा लिया, यहाँ पे V2 का यूज किया, उसी मेन वर्ब का जो दिया हुआ था हमें, ठीक है। हाँ, वर नहीं है, नहीं हैड है ना। यहाँ पे एक ऑलरेडी एक मेन वर्ब दे रखी है ना। अब मैंने कहा था या तो वर हो या वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि वर्ब भी क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म ही होती है। तो यहाँ पे मुझे एक ऑलरेडी एक मेन वर्ब था इसलिए मैंने इसकी सेकंड फॉर्म का यूज किया, ठीक है ना। ध्यान रखना गाइस, वर और हैड जो मैंने पीछे लिखवाए थे वो वहां पे आते हैं जहां पर कोई मेन वर्ब नहीं होती है, और मेन वर्ब क्या होता है, कोई एक्शन वर्ड, ठीक है ना, ये चीज है। तो जब मेन वर्ब ना हो ना तब इनका यूज करते हैं, अगर मेन वर्ब है तो हम उसी की वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। अच्छा, अगर मान के चलो, एक मिनट जरा खुद से सोचो, इंग्लिश को ना आप रूल पे बाध्य नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पे वर लगा दूंगा तो मेरे रूल के अकॉर्डिंग तो ये सही हो जाएगा फिर, है ना। लेकिन क्या ये सही है कि ऐसा चल रहा था कि वो खुद पृथ्वी है, ये क्या सेंस है। ये तो वही बात होगी ना कि मैं एक बंदूक होता या मेरे पास एक बंदूक होती, है ना। तो मैं खुद पृथ्वी कैसे होते हूँ कि जैसे मेरी पूरी पूरी पृथ्वी मेरी है, ठीक है ना। और मैं यहाँ पे हैड का भी यूज नहीं कर सकता क्योंकि वो सारी की सारी धरती मेरी थोड़ी है। ये पेन मेरा है तो मैं बोल सकता हूँ कि आई हैव अ पेन, लेकिन ये पूरी प्लेनेट के थोड़ी हो कि आई हैव अ अर्थ। इसका मतलब कि शी हैज अ डिफरेंट अर्थ, ही हैज अ डिफरेंट अर्थ, है ना। सबके पास अपनी अपनी पृथ्वी थोड़ी हो सकती है, इसलिए यहाँ पे हैड का भी यूज संभव नहीं है। इसलिए हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, मेन वर्ब का यूज करेंगे जो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इन्होंने लिखा था यहाँ पे क्या, यहाँ पे इन्होंने लिखा था बिलोंग्स लिखा था, है ना। यहाँ पे क्या लिखा था उन्होंने, बिलोंग, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस है। तो हम इसको चेंज करके वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, सेकंड, जो कि होता है बिलोंग्ड होता है, ठीक है। आगे बढ़ जाए, अब आ जाओ नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं और आप लोग बताना है कि सही है या नहीं। नेक्स्ट रूल पे चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। जो मैंने ऊपर ये सेंटेंस लिखा है ना, ये हिंदी में, ठीक है ना, ये जो हिंदी में मैंने सेंटेंस लिखा है ये, कि जब तुम आओगे मैं तब जाऊंगा, इस सेंटेंस का ना ट्रांसलेशन पूछ रहा हूं मैं आपसे कि इन चारों में से कौन सा बेटर ट्रांसलेशन इसका हो सकता है, बताइए। फिर आगे रूल की चर्चा करेंगे, अभी इसको लिखना नहीं है, आप लोगों को बताना है कि कौन सा बेटर हो सकता है। और उर्दू वाला, और बाकियों को क्या लगता है कौन सा हो सकता है भाई।
फर्स्ट वाला। ध्यान से सुनना आप लोग, हम लोग अब देखो, अभी तक मैंने आपको जितना भी कंडीशनल में पढ़ाया ना लास्ट क्लास में और आज, ये सब पास्ट में चल रहा था। हैड पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में, वही पास्ट का था, आज भी पास्ट का पढ़ा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में? फ्यूचर के बारे में। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, अगर दो घटनाएं भविष्य में लगातार हो रही हैं, लगातार का था एक के बाद, बैक टू बैक, ठीक है ना? क्या कहना चाह रहा है कि जब तुम आओगे, मान के चलो मैं इनको कहता हूं कि जब तुम आओगे उसके बाद मैं जाऊंगा, तो मैं कब जाऊंगा? इनके आने के तो पहले। जब दो घटनाएं भविष्य में लगातार हो रही हो, तो पहले कौन सी हो रही है इसमें? पहले तो ये होगा ना कि जब ये आएगा उसके बाद ही तो मैं जाऊंगा। तो जब दो घटनाएं भविष्य में लगातार हुई हो, तो जो पहली वाली घटना होता है ना गाइस, इसको हम लोग लिखते हैं सिंपल प्रेजेंट में। किसमें लिखते हैं हम लोग? सिंपल प्रेजेंट में। और जो दूसरा वाला होता है उसे हम लिखते हैं सिंपल फ्यूचर में। ठीक है, तो आप में से कईयों को लगेगा कि ये सही है, लेकिन इसका सही सिर्फ फोर्थ वाला है, क्योंकि देखो पहली वाली घटना को इसने किसमें रखा है? सिंपल प्रेजेंट में, और दूसरी वाली घटना को लिखा सिंपल फ्यूचर में। ठीक है ना? तो लिख लेना आप लोग ये बात, मैं लिख देता हूं यहां पे। When two actions happened in future simultaneously, यदि दो घटनाएं भविष्य में लगातार हो रही हों। हिंदी मीडियम वाले ही है ना सारे के सारे? इंग्लिश वाले भी हैं? मैं बोल देता हूं, फिलहाल हिंदी में लिख लो, हिंदी वाले लिखो, फिर इंग्लिश में बोल देता हूं। यदि दो घटनाएं भविष्य में लगातार हो रही हूं, तो पहली घटना को अरे प्रभु, देखो सुनो, जब दो घटनाएं होंगी तो सेंटेंस में ऐसे लिखी जाएंगी ना, एक इस तरफ और एक इस तरफ, ठीक है ना? तो जो पहले वाली घटना होगी गाइस, जो पहले वाली घटना होगी, और एक घटना कब होगी? बाद में, है ना? तो जो पहले वाली होगी इसको हम किस में रखेंगे? सिंपल प्रेजेंट में रखेंगे, और जो दूसरी वाली होगी उसको हम क्या रखेंगे? सिंपल फ्यूचर में रखेंगे। अब सिंपल प्रेजेंट में क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में एस या यस, और इसमें आता है विल आता है, और विल शैल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, मगर एक बात का याद रखना आप लोग, कि ये जो दो घटनाएं हो रही है ना, ये ऐसा भी हो सकता है कि जो बाद वाली घटना है ना उसको कहां पर रख दिया जाए? पहले, और जो फर्स्ट वाली घटना उसको, इससे कंफ्यूज नहीं होना। कंडीशनल सेंटेंस के कितने हिस्से होते हैं? कैसे भी यूज हो सकता है। मैंने हर बार इफ को आगे लिखा, इसका ये नहीं कि इफ आगे ही आएगा, इफ पीछे भी आ सकता है। ठीक है ना? When two actions happen simultaneously in future, first action will be in simple present and the second will be in simple future. हाँ, चल जाएगा। हो गया भाई, लिख लिया सबने? मैं आपको ना इसकी ट्रिक भी बताऊंगा अभी, लेकिन उससे पहले ना आप लोग कुछ सवाल देखो एग्जाम में कैसे पूछा जाता है इसको। लिख लिया सबने? आगे बढ़े।
अब अभी लिखना नहीं है, जो एग्जांपल दे रहा हूँ ना इसको बाद में लिखना आप लोग, या मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है, घर पे लिखते रहना। फिलहाल जरा ये एग्जांपल एक बार जरा देखो आप लोग। देखो मान के चलो ये एग्जाम में आया आपका, ये आया ही हुआ है, ठीक है ना, CHSL का एग्जाम में आया हुआ है। देखो क्या कह रहा है, अनलेस यू विल स्टडी हार्ड यू कैन नॉट पास। मैं इनको कहता हूं कि जब तक तुम मेहनत नहीं करोगी पास नहीं होगी। क्या ये दोनों घटनाएं भविष्य में हो रही है ना? मैंने कहा कि जब तक मेहनत नहीं करोगे ना गवर्नमेंट जब तब तक पास नहीं होगी। तो दो घटनाएं लगातार हो रही है ना। पास होने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? तो पहली घटना कौन सी है? पहली घटना हमारी ये वाली है, और दूसरी वाली कौन सी है? ये वाली है। तो मैंने कहा पहली घटना को किस में रखा जाता है? सिंपल। इन्होंने किस में रख दिया है? तो क्या एरर हो जाएगा हमारा ये, है ना? तो फर्स्ट पार्ट में नहीं होगा एरर, किस में होगा हमारा? सेकेंड पार्ट में। तो इफ यू स्टडी हार्ड। अच्छा दूसरी वाली घटना को किस में रखते हैं हम लोग? सिंपल। तो उसके जगह पे इन्होंने मोडाल यूज कर रखा है, ये चल जाएगा, विल शैल या कोई मोडाल आ सकता है, ठीक है ना। अभी लिखना नहीं है आपको, लिखने का मैं आपको टाइम दूंगा। दूसरा, ही विल टेल यू अबाउट इट व्हेन ही विल कम बैक, है ना। मान के चलो कोई इंसिडेंट हुआ, मैंने देखा, और इन्होंने इनको कहा मेरे बारे में, इन्होंने इनको क्या कहा कि ही विल टेल यू अबाउट इट व्हेन ही विल कम बैक। दो घटनाएं भविष्य में हो रही है कि जब वो आएगा तो इसके बारे में आपको बताएगा। तो पहले क्या होगा? पहले तो आएगा, उसके बाद ही तो बताएगा। तो जो घटना पहले हो रही है, पहले कौन सा हो रहा है इसमें? अब पीछे वाला हो रहा है कि जब आएगा उसी के बाद तो बताएगा ना। तो पहले ये हो रहा है, और जो घटना पहले हो रही है उसको हम किस में रखेंगे? सिंपल प्रेजेंट में। और आपको पता है जब मोडाल्स हट जाते हैं तो ही के साथ यहाँ पे कम नहीं होता, क्या हो जाता है? कम्स हो जाता है। और दूसरी वाली घटना को उन्होंने सिंपल फ्यूचर में रखा है, ठीक है। अगला, वी शैल गो आउट इफ डज नॉट रेन। हम सब बाहर घूमने जाएंगे अगर बारिश नहीं होगी। तो पहले क्या हो रहा है हमारा? पहले तो बारिश ना हो, तो पहले वाली घटना को सिंपल प्रेजेंट में रखा है, और दूसरी वाली घटना को सिंपल फ्यूचर में। चलेगा, ये विल शैल आ जाए चलेगा, यानी कि ये सेंटेंस क्या हो जाएगा हमारा? नो एरर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला, वी शैल वेट टिल यू विल फिनिश योर लंच। दो घटनाएं भविष्य में हो रही हैं। हम लोग मानो कहीं पे गए हुए हैं, हमारी ट्रेन भी है, स्टेशन पे जाना है ना, पता चला कि मैं खाना खा रहा हूं, है ना। तो आप लोगों ने मुझसे क्या कहा कि वी विल वेट फॉर यू टिल यू विल फिनिश योर लंच, ठीक है, कि जब तक इंतजार करेंगे जब तक आपका लंच खत्म नहीं हो जाता, ठीक है। तो जब तक दो घटनाएं अगर भविष्य में हो रही हैं तो फिर ठीक है, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में रखेंगे। अब जिनको हिंदी बनाने आती है वो तो बना बना के कर लेंगे, लेकिन जिनको हिंदी नहीं आती है वो जरा देखो। मैंने आपको ये बताया गाइस कि दो घटनाएं अगर भविष्य में हो रही हो तो पहली वाली घटना को किस में रखना होता है? सिंपल प्रेजेंट में, और दूसरी वाली घटना को सिंपल। और मैंने कहा कि ये आगे पीछे भी हो सकते हैं, ये सेंटेंस उठ के आगे आ जाएगा और ये वाला पीछे। लेकिन ये बात याद रखना कि जब कभी भी ऐसा सेंटेंस बनेगा, जब कभी भी, तो वो इन शब्दों से ही बनेगा। या तो उसमें इफ का यूज हो रहा होगा, या फिर सपोज का यूज हो रहा होगा, या फिर व्हेन का यूज हो रहा होगा, या फिर आफ्टर का यूज हो रहा होगा, या फिर बिफोर का यूज हो रहा होगा, या फिर एज सून एज का यूज हो रहा होगा, एज सून एज, या एज लॉन्ग एज, या प्रोवाइडेड, या अनटिल। अनटिल में गाइस एक ही हाल आता है, याद रखना, और एक होता है अनलेस, या फिर टिल लिखा हुआ मिल जाए आपको, ठीक है ना, या फिर आपको लेस्ट लिखा हुआ मिल जाए। लेस्ट के बाद याद रखना आप लोग शुड का प्रयोग किया था। अब देखो मैंने कहा, देखो सुनो, समझना मेरी बात को जरा अच्छे से। मैंने कहा कि जब कभी भी ऐसे सेंटेंस बनेंगे हमेशा उनमें ये वाले शब्द आएंगे ही आएंगे, और ये शब्द पता है किसके साथ लगेंगे? हमेशा फर्स्ट वाले के साथ। और फर्स्ट में क्या यूज होगा? हमेशा सिंपल प्रेजेंट। यानी कहने का तो यह कि जब भी ये शब्द आएंगे इसके बाद हमेशा आपको किसका यूज करना है? सिंपल प्रेजेंट का, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना, कोई विल शैल नहीं आएगा, है ना। अब ये जो एग्जांपल मैंने आपको दिए थे अभी पीछे जस्ट, इनमें देखो अनलेस वर्ड आ रहा है, व्हेन वर्ड आ रहा है, इफ वर्ड आ रहा है, टिल वर्ड आ रहा है ना। तो मैंने कहा कि अनलेस के बाद विल नहीं आता, व्हेन के बाद विल नहीं आता, इफ के बाद विल नहीं आता, उन्होंने नहीं लगाया है, और टिल के बाद, है ना। तो फिर मुझे हिंदी बनाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। समझ में आ रही बात आपको? ठीक है, इसको लिखो आप लोग, फिर और एग्जांपल मैं आपको दूंगा, ठीक है।
लेकिन एक चीज का और ध्यान रखना आप लोग जरा, एक ध्यान देना, एक बात का ध्यान दो, अगर कहीं पे इफ लिखा है ना गाइस, और इफ के साथ अगर आपको कहीं पर सपोज लिखा हुआ मिल जाए, इफ के जस्ट साथ एक ही लाइन में, तो ध्यान रखना ये सपोज नहीं आएगा, गलत है, क्योंकि दोनों का एक ही मतलब होता है। और अगर सपोज के बाद अगर इफ लिख गया तो इफ नहीं आएगा। इसके अलावा ये याद रखना आप लोग कि अगर आपको अनटिल के बाद नॉट लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये नेगेटिव ही होता है, और अनलेस के बाद भी नॉट नहीं लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है ना। लेस्ट के बाद याद रखना हमेशा शुड आता है गाइज, शुड प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और थोड़ी बहुत चीजें वो मैं आपको भी बता दूंगा। अगर दो घटनाएं भविष्य में हो रही है तो पहली वाली घटना को सिंपल प्रेजेंट में और दूसरी वाली को सिंपल फ्यूचर में। अगर आप हिंदी बना पाए तो बहुत अच्छा, वरना ये देख लो कि इनके बाद विल शैल नहीं होना चाहिए, बस बात खत्म है। हिंदी बने तो बने, ना बने ना बने, ठीक है। हो गया डन, आगे बढ़ जाए। अब आगे देखो, ये एग्जाम्पल था, अब थोड़ी सी ना और प्रैक्टिस करते हैं। उससे पहले ना एक दो एक्सेप्शन भी बताता हूं आपको। इसमें जो एक वर्ड लिखवाया था ना, कि इसमें मैंने वेन लिखवाया था, मैंने एक वर्ड क्या लिखवाया था मैंने, वेन। वेन के ना गाइस दो मतलब होते हैं, एक वेन का मतलब होता है कब, और एक वेन का मतलब होता है जब। जब वेन का मतलब कब होगा ना तो इसके साथ विल आएगा, और इसका मतलब जब होगा जब विल नहीं आएगा, ठीक है। जैसे कि मान के चलो मैं कहता हूं व्हेन विल यू कम, या मैं कहता हूं व्हेन विल यू विल कम, व्हेन यू विल कम, इसकी हिंदी क्या बनेगी, तुम कब आओगे, ठीक है। तो मैंने अभी आपको ये बताया कि इन शब्दों के बाद क्या नहीं आता, इन शब्दों के बाद विल नहीं आता, है ना। केवल क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। अगर इन शब्दों के बाद आपको विल दिख जाए, शैल दिख जाए, है ना, कोई भी फ्यूचर का मॉडल दिख जाए, उसको काट देना आपको। तो इसमें मैंने क्या लिखवाया आपको, वेन लिखवाया है, और यहाँ पे मैं वेन के बाद विल का यूज कर रहा हूं, तो भी मैं कह रहा हूं सही है। क्यों, क्योंकि ये किस कंडीशन में आ रहा है, फर्स्ट वाली में। ये कंडीशनल सेंटेंस थोड़ी है, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस में हमेशा एक सेंटेंस में कितने स्टेटमेंट होंगे, दो हिस्सों में बटा होगा ना, ये तो एक ही हिस्सा है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, कैसे लिख दूं, कि व्हेन यू विल कम, व्हेन यू विल कम आई विल गिव यू पार्टी, आई विल गिव यू पार्टी। जब तुम आओगे तो मैं तुम्हें क्या दूंगा, पार्टी दूंगा। अब ये कंडीशनल बन गया है, और जब ये कंडीशनल बन गया तो व्हेन के बाद किसका यूज नहीं करेंगे हम लोग, विल का यूज अब नहीं करेंगे, लेकिन ये चलेगा।
ठीक है ना। तो लिख लो आप लोग, व्हेन के साथ एक एक्सेप्शनल केस है, कहीं आपको इन फ्यूचर व्हेन के बाद विल दिख जाए तो आपको ये ना हो कि सर ने तो बताया था कि भाई व्हेन के बाद विल नहीं आता, हटाओ, ऐसा नहीं है। कंडीशनल वाली कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, उसके बाद हटेगा। हो गया डन। इसके सारे एग्जाम्पल कर लिए थे क्या हमने? नहीं। लिख लिया सबने? चलो आ जाओ। और प्रोवाइडेड शर्त के लिए आता है, ठीक है ना। हाँ, बशर्ते, बशर्ते कहते हैं। देखो इनके साथ में ये छोटी छोटी बातें भी याद रखना है, अंटिल के बाद नॉट नहीं आता, अनलेस के बाद नॉट नहीं आता, ये भी पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आ जाओ, देखो सुनो। पहला स्टेटमेंट देखो आप लोग, कह रहा है कि इफ आई विल पे। अब देखो सुनो, या तो तुम इसकी हिंदी बनाओ या सीधे मैंने बता दिया कि इफ के बाद क्या नहीं आता, विल नहीं आता। तो इफ के बाद विल नहीं आता तो कौन सा वाला एरर हो जाएगा हमारा? चौथा ऑप्शन ना। आपको बताना एरर किस पास में, जीडी का क्वेश्चन है ये 2015 का, ठीक है ना। और मैंने कहा था देखो, अच्छा इसकी हिंदी बना, अच्छा चलो अगर मान लो आपको ऐसे नहीं करना, आपको हिंदी बनानी, हिंदी बनाओ। इफ आई विल पे माई, इफ आई प्ले माई बेस्ट, अगर मैं अपना अच्छा खेलूंगा, अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दूंगा, तो आई कैन विन एनी डे अगेंस्ट एनीबडी, तो मैं किसी भी दिन किसी के साथ भी मैच जीत जाऊंगा। अगर मैं अपना बेस्ट दूंगा तो कहीं भी जीत जाऊंगा। तो पहले क्या होना चाहिए, अपना बेस्ट दूं तभी तो जीतूंगा। तो पहले वाले जो इंसिडेंट उसको किस में रखना चाहिए हमें, सिंपल। तो इसलिए भी ये गलत है हमारा, ठीक है ना। अन्यथा मैंने कहा ना, जिनकी इंग्लिश मेरे जितनी कमजोर है वो सीधे सीधे क्या करो, ये जो वर्ड लिखवाए वो याद कर लो। कौन से वर्ड है? इफ है, सपोज है, आफ्टर है, बिफोर है, अंटिल है, अनलेस है, प्रोवाइडेड है, लेस्ट है, टिल है ना, लेस्ट, ये सब। तो यहाँ पे इफ के बाद क्या नहीं आएगा, विल नहीं आएगा। अगला वाला, इफ के बाद क्या नहीं आएगा, ठीक है ना, वी विल रेस्ट फॉर समवन व्हेन, व्हेन के बाद क्या नहीं आएगा, विल नहीं आएगा। हो गया, है ना। लेकिन अगर हिंदी बना के करना तो हिंदी बना के भी कर सकते हो आप लोग। तो इसकी ट्रिक यही है कि अगर आपको वर्ड याद है तो सेकंड्स में हो जाएगा, ठीक है ना। अगर नहीं याद है तो फिर दिक्कत होगी आपको। हाँ, ही विल रिवाइज इट व्हेन ही इज कम्स बैक, ये भी गलत है। देखो मैंने कहा था वर्ब के बाद हमेशा ये व्हेन के बाद क्या नहीं आता, विल नहीं आता। क्या आएगा हमेशा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इन्होंने तो इज लगा रखा है, तो यहाँ पे इज भी नहीं आएगा, क्या क्या आएगा, ही कम्स बैक आएगा। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। इन्होंने अंडरलाइन कर रखा है और पूछा इंप्रूवमेंट क्या आएगा, ठीक है ना। तो दिल्ली पुलिस ऐसा ही में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, तो ही कम बैक, सॉरी गलत, गलत है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, व्हेन ही कम बैक। बताओ बताओ बताओ, 8th में बता दो आप लोग, सही लग रहा है क्वेश्चन। मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ कि कोई गलती तो नहीं है। अब देखो कायदे से पता है यहाँ पे इसका करेक्शन क्या होना चाहिए, कायदे से इसका करेक्शन होना चाहिए व्हेन ही कम्स बैक होना चाहिए भाई।
यही ऑप्शन सबसे अच्छा है, क्योंकि ही के साथ SEIES लगता है, लेकिन ये ऑप्शन तो गलत है हमारा, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी नहीं, क्योंकि वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, और ये गलत लिखा हुआ है, इसलिए इंप्रूवमेंट तो होके रहेगा। तो बेटर ऑप्शन हमारे पास क्या बचा हुआ है, ये वाला, ये चल जाएगा, ये सेकंड प्रायोरिटी हमारी, ये ध्यान रखना। अब यही सब फायदे होते हैं PYQ करने के, ठीक है ना। तो इसका एक ऑप्शन तो ये वाला है जो फर्स्ट प्रायोरिटी, अगर मान लो ये होता ना ऑप्शन में, तो सबसे पहले मैं किसको टिक करता, इसको। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो मैं करूंगा व्हेन ही, या व्हेन ऑन कमिंग बैक हो सकता है पूरा का पूरा। देखो सुनो, ये जो लिखा जा रहा है ना, इस पूरे की जगह पे, इस पूरे की जगह पे मैं क्या लिखना चाह रहा हूं, है ना, ही विल रिवाइज इट ऑन कमिंग बैक, जैसे ही वापस आएगा रिवाइज करेगा। यहाँ पे सारा का सारा जिस इसमें, ही भी इसी में है, वापस आना भी इसी, सब कुछ इसी में है, ठीक है ना। तो एक ऑल्टरनेट दे दिया इन्होंने, करेक्ट तो ये नहीं है, करेक्ट तो यही वाला है, ठीक है, जो हमने पढ़ा है, ठीक है। तो बेटर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। ये पूरे की जगह पे रिप्लेसमेंट हो रही है, ठीक है। ये CPO का क्वेश्चन है, हाँ जी। 7th वाले में मैंने कहा वी विल रेस्ट फॉर सम टाइम, हम कुछ देर आराम करेंगे, व्हेन वी विल रीच द टॉप, जब हम टॉप पे पहुंच जाएंगे। तो पहले तो टॉप पे पहुंचेंगे ना, तो जो पहले वाला काम होगा वो किस में होना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट में। तो ऐसे करो, नहीं तो मैंने आपको बता दिया कि व्हेन के बाद क्या नहीं आता, विल नहीं आता, ठीक है ना, दिमाग खर्च करना ही नहीं हमने इसमें। हाँ, नहीं मैंने कहा था विल की जगह कोई मॉडल हो तो भी चलेगा। अभी ये जो मैंने आपको पीछे लिखवाए स्टेटमेंट एक लंबा चौड़ा सा, मैंने कहा था भाई कि दो घटनाएं अगर भविष्य में हो रही हो, तो पहली वाली घटना को सिंपल प्रेजेंट में, दूसरी वाली घटना को सिंपल, पहली वाली घटना को सिंपल प्रेजेंट में, दूसरी वाली को सिंपल फ्यूचर में रखते हैं, यानी कि विल शैल आएगा। और अगर विल शैल नहीं है तो उसकी जगह कोई मोडाल हो, कैन हो, कुड हो, ये सब कैन बेसिकली, नॉट कुड, ठीक है ना, तो यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। आगे बढ़े, ये हो गया। अब और एग्जाम्पल आपको देता हूं मैं, ये था 8th तक। ये सारे एग्जाम्पल आप लोग लिख लेना अपनी कॉपी वॉपी में, ताकि आपको रिकॉल रहे, ठीक है। जब आप नोट्स बनाओगे ना, अभी लिखने का इसलिए नहीं दे रहा हूँ, टाइम लग जाएगा। हाँ जी, इफ ही हैज टाइम ही विल टेलीफोन, अगर उसके पास समय होगा तो वो तुम्हें फोन करेगा। तो पहले क्या होना चाहिए, पहले तो समय हो ना उसके पास। तो पहली वाली घटना ये वाली है ना हमारी, और पहली वाली घटना में अगर हमें पहली वाली घटना को किस में रखना है, सिंपल प्रेजेंट में, और दूसरी वाली घटना को किस में रखना है, सिंपल फ्यूचर में। तो अब आपके हिसाब से क्या बेटर ऑप्शन हो सकता है, मतलब कि क्या संभावना है बेटर ऑप्शन होने की। हाँ, ये जो रेड है ना, इसको कह रहा है इसका इंप्रूवमेंट क्या होगा, ये गलत लिखा हुआ है, ये कह रहे हैं। अच्छा, अगर गलत नहीं है तो आप नो इंप्रूवमेंट टिक करोगे, ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान सुनो, मैंने कहा था अगर दो घटनाएं भविष्य में होती तो पहले वाले को सिंपल और दूसरी वाले को सिंपल फ्यूचर में, तो ये फ्यूचर ही तो है, तो गलत क्या है इसमें, ठीक है ना। और ये जो प्रेजेंट वाले की जो बात हो रही है, ये प्रेजेंट ही है, आप इसको प्रेजेंट, मैंने सिंपल प्रेजेंट लिखवाया था वैसे तो, लेकिन यहाँ पे ये सिंपल प्रेजेंट ही है। आई हैव अ पेन, ये कौन सा टेंस है, सिंपल में ही रखेंगे हम इसको, क्योंकि हैव के साथ V3 लगता था वो परफेक्ट बनता है, यहाँ पे ये परफेक्ट नहीं है। अगला वाला 10वां, इफ के बाद क्या नहीं आता, विल नहीं आता, यानी कि ये गलत है, विल नहीं आएगा। तो क्या आएगा इन सबकी जगह, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। ये सारा का सारा हमने पढ़ा, ठीक है। इसी के साथ ये हमारा चैप्टर जो होता है वो हो जाता है समाप्त। अब आप लोग रिकॉल कर लेना, हमने पढ़ा था हैड थर्ड आएगा तो वुड हैव थर्ड आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी तो वुड फर्स्ट आएगा। अगर इफ आई वर होता तो उसके बाद नेम प्रोफेशन क्वालिटी कंडीशन है तो पीछे वुड हैव थर्ड या वुड फर्स्ट आता है। अगर वर आगे आएगा तो इफ हट जाएगा, अगर हैड आगे आएगा तो इफ हट जाएगा,
अगर बट फॉर से शुरू हो रहा तो पीछे वुड हैव थर्ड आएगा। ये सारी बातें आपको रिकॉल करनी है। मेरी बात ध्यान से सुनना, जो लोग नए हैं जिनकी पहली इंग्लिश की क्लास है, पिछली क्लास के नोट्स मिल जाएंगे और वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, आप उसको कवर करोगे। और अब इंग्लिश की क्लास जब होगी ना, इसका असाइनमेंट होगा, तो ये जो असाइनमेंट होगा वो टेस्ट नहीं होगा, तो पता चला कोई 4 लोग छुट्टी करके बैठ जाओ, आना सबको ही है। और अब नेक्स्ट मंगलवार को जब भी क्लास होगी तब तक आपको उसको रोज पढ़ना है, एक बार रोज समझाना मेरा काम है, लेकिन तभी समझा पाऊंगा जब आप लोग पढ़ के आओगे। तो आपको समझ में आए या ना आए, जैसे तैसे आप रूल को डेली क्या करना है, आपको रिवाइज करके आ जाना। अगर कोई डाउट है तो इन बिटवीन इन दिनों में आप पूछ सकते हो मुझसे, जब भी इंग्लिश की क्लास नेक्स्ट होगी, ठीक है ना। ये चैप्टर हमारी तरफ से समाप्त हो गया, छोटा सा चैप्टर था ये, ठीक है। जब मैं इसका असाइनमेंट करवाऊंगा तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा हल्का सा कि हाँ ये ऐसे होता है एग्जाम में, इस तरीके से उसको टैकल करते हैं, ठीक है। लेकिन बस आपको क्या करके आना है, रूल्स को बार बार पढ़ के आना। और ज्यादा रूल है भी नहीं, सब 5-6 तो रूल है ढंग के, अगर देखे जाए तो, ठीक है। फिलहाल आप लोग वोकेब की शीट निकालो, जिनको वोकेब की शीट दी थी, और जिनको नहीं दी थी दे रहा हूं। ये आपको पीडीएफ ग्रुप में मिल जाएगी। जो लोग एडेड नहीं ऐड हो जाएंगे मुझे मैसेज जरूर कर देना आप लोग एक बार। अरे प्रभु, वन वर्ड दिया था ना भाई। एक मिनट, कितने लोग हैं जिनको नहीं मिला? 2। आप नहीं थे लास्ट क्लास में इंग्लिश के? 2 और एक 3 और एक 4। कहाँ तक डिस्कस कर लिया था हमने इसको? 10 तक हो गया था। इलेवेंथ करना है। अच्छा एक बात मान के चलो, मान के चलो कि मेरी और इनकी लड़ाई हो जाती है दुप्पड़ दू, है ना। तो छुड़ाने के लिए जो आएगा वो क्या कहलाएगा? मध्यस्थ, है ना भाई। जो बीच में क्या करेगा, मध्यस्थता करेगा, उसको क्या कहते हैं? मध्यस्थ कहते हैं, है ना। तो ब्रोकर नहीं होता भाई, पैसे थोड़ी लेगा छुड़ाने के, है ना। वो जो हमारे बीच में अभी अगर लड़ाई हो जाए, होता नहीं जैसे पीडब्ल्यू में एक वीडियो वायरल होती है कि स्टूडेंट एक टीचर को मार रहा है चप्पल चप्पल, स्टूडेंट, ठीक है। तो कोई तो बचाने आओगे ना मेरे को, ठीक है ना। तो इन सेम सिचुएशन अगर क्रिएट हो जाती है तो पैसे थोड़ी लोग इस बात का कि पहले हिसाब कर लेते हैं फिर बचाऊंगा, ठीक है ना। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? आर्बिट्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? हाँ, आर्बिट्रेटर। भाई ब्रोकर तो वो होता है जैसे आप कंझावला कोर्ट में गए, आपने अपना सर्टिफिकेट बनवाना है या कोई डॉक्यूमेंट बनवाना है, तो उसके एवज में आपने उसको कुछ दिया है ना, खर्चा पानी, ठीक है। तो आर्बिट्रेटर मतलब क्या होता है? मध्यस्थ हो गया। या फिर बिचौलिया जनरली जो होता है ना वो पैसे नहीं लेता, शादी कराने वाला भी बस शादी की पार्टी खाता है। लेते हैं जो प्रोफेशन जिनका काम है वो लेते हैं, जनरली रिश्तेदारी में तो नहीं लेते, है ना। बस वो अगर शादी ना कामयाब होता तो गालियां जरूर खाते हैं, मैंने देखा है ऐसा, ठीक है ना। अब फैमिली ऑफ यंग एनिमल्स गाइज, ध्यान सुना आप लोग। आपको पता है दुनिया में 2 प्रकार के जानवर होते हैं गाइज। या तो वो जो सीधे अंडों को जन्म देते हैं जैसे कि मुर्गी वगैरह, या वो जो सीधे जानवरों को जन्म जैसे कि ह्यूमन बींग्स, या फिर कुत्ते, या फिर पिग, या कोई और जानवर, है ना। 2 प्रकार के हो गए ना, या तो अंडों को जन्म दे या फिर वो सीधे बच्चों को जन्म दे। अब जो बच्चों को सीधे जन्म देते हैं, अंडे उनकी बॉडी में फर्टाइल होते हैं, है ना, एग्स, जैसे ह्यूमन बीइंग के या डॉग्स के या पिग से या कोई भी मैमल के। एक चीज और, जो सीधे बच्चों को जन्म देते हैं वो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, लेकिन मुर्गी नहीं ऐसा करती है, ठीक है।
तो ऐसे ऐसे जानवर जो सीधे यंग को जन्म देते हैं वो ब्रूड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ब्रूड। ऑफ स्प्रिंग का मतलब संतान होता है, मतलब बच्चा ही होता है इसका मतलब, लेकिन ये अलग चीज है। और है? नहीं नहीं, ऑफ स्क्रीन तो किसी के भी बच्चे को कह सकते हो। ये लो पकड़ो, जिसको नहीं मिला भाई डिस्ट्रीब्यूट कर लेना, पीछे पास कर देना है। शेर के बच्चों को तो कब कहते हैं ना। हाँ, आगे बढ़े भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्या आपका? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स दैट इज यूजुअली गिवन एट ए प्रेजेंट। गाइस गाइस ध्यान से सुनना आप लोग, हमारे मिडिल क्लास में फूल जो है वो देते हैं शादी के मौके पे ना, तो लेने वाला भी सोचता है कि क्या है ये, क्या वेस्ट कर दिया इसने, इससे बढ़िया तो वो मुझे 501 दे देता तो मुझे अत्यंत खुशी होती, कुछ दिन चलते भी। लेकिन वो फूल नेक्स्ट डे कचड़े के डब्बे में जाते हैं। मिडिल क्लास की बहुत समस्या है, हम लोग जनरली बुकेट नहीं देते, हम 501 देते हैं और दबा के उसका यूटिलाइजेशन करते हैं जितना हो सकता है। हम पार्टी में 8 बजे घुसते हैं और 11 बजे तक हमारा मुंह चलता ही रहता है। इवन दो यहाँ तक चलता है कि सोचते हैं कि घर भी जाए तो रास्ते तक कुछ ना कुछ खाते हुए जाए। ठीक है ना? तो ध्यान से सुनना, फूल जो दिए जाते हैं वो 2 प्रकार के मौकों पे दिए जाते हैं, या तो खुशी पे या फिर दुख पे। आपने देखा होगा कि जब आर्मी का जवान कोई शहीद होता है तो गोल कलर का सफेद कलर का ही दिया जाता है। वो जो गोल कलर का सफेद कलर का होता है वो दुख पे दिया जाता है, उसको व्रत कहते हैं। वो भी क्या, एक तरह का माला है फूलों की। और जो शादी पे देते हैं वो क्या होता है हमारा? तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ पे तो गिफ्ट की बात हो रही है ना? कहीं आपने शादी पे अगर ये सफेद वाला लेके गए तो ये आपके लिए घातक हो सकता है। ठीक है ना? तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? बुकेट होगा ना, बुके होगा। स्पेलिंग देख लेना आप लोग। और ये व्रत होता है जब हम किसी के सोल्जर के या किसी के कॉफिन पे, कॉफिन मतलब समझ आप लोग, कब्र टाइप का, उसको उस पे होता है। ठीक है, अगला नेक्स्ट, अ लार्ज डीप मेटल पॉट यूज फॉर कुकिंग ओवर ओपन फायर। गाइस ध्यान सुनना, कढ़ाई देखा आप लोगों ने? क्या ये, हाँ, कढ़ाई जो होता है क्या ये मेटल की बनी हुई होती है? क्या ये बड़ी होती है? क्या हम इसको ओवन में पका सकते हैं? ओवन में घुसेगी नहीं वो, है ना? तो एक ऐसा बर्तन जो कि बहुत बड़ी हो, है ना, लार्ज हो, और कैसी हो, बहुत ज्यादा गहरी हो, और किसकी बनी हुई हो? मेटल की हो। और हम उसको किस, कहां पे यूज करें? ओपन फायर में यूज करें, मतलब खुले में पकाएं उसको, किसी ओवन में ना पकाएं। और उसको हम कहते हैं कढ़ाई, और कढ़ाई को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग क्या? कॉल्ड्रन कहते हैं। ठीक है ना? अच्छा, ऐसा बर्तन गाइस जिसको हम बंद में पका सकें, सेम कंडीशन में, अगर ऐसा कोई बर्तन है जिसको हम किसी बंद ओवन में पका रहे हैं तो उसको हम कैसरोल कहते हैं। वो आगे अभी आएगा। ठीक है, जैसे ये वाला, इसका आंसर कैसरोल होगा। ये भी सेम वही है, अ लार्ज डीप पॉट। सब सारी गुणवत्ता इसमें किसकी है? कढ़ाई वाली ही है। लेकिन ये किस में हो रहा है? सर्विंग वेसल की तरह यूज हो रहा है, या ओवन में इसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ओवन के तो बर्तन अलग ही होते हैं, है ना? एक कांच, हाँ, केतली टाइप, क्लोज, कोई भी छोटा बर्तन जो सर्विंग, हम जैसे जाते हैं, है ना, किसी होटल में खाना खाने के लिए, तो वो देता नहीं पतीला टाइप का छोटा सा, जो प्रॉपर कवर होता है ना? उसमें चम्मच डालोगे तो चम्मच का मुंह ही मुंह जाता है। ठीक है, वो चीज है। फ्लावर्स और लीव वुवन टुगेदर इन अ सर्कल फॉर प्लेसिंग और अ कॉफिन। क्या करें? ऐसे फूल जिनको एक साथ गुथा गया है और कहां पे यूज किया गया है? किसी के मरने पे। तो क्या होगा इसका आंसर हमारा? व्रत। अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आप बुके नहीं आप टिक कर सकते हैं ना। बुके कहां पे करेंगे? जब एज ए प्रेजेंट हम देंगे, एज ए गिफ्ट हम देंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्या कह रहा है? टू गिव अप द थ्रोन। ध्यान सुनना, अटल बिहारी वाजपेयी वॉज द लास्ट प्राइम मिनिस्टर। अटल बिहारी वाजपेयी तो वो आखिरी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपनी प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ी थी 13 दिन के शासन के बाद। अभी बहुत समय से ऐसा नहीं देखा कि कोई नेता अपनी कुर्सी छोड़ना चाहता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी कुर्सी छोड़ना चाहता है, कुर्सी को हम लोग क्या कह रहे हैं? राजगद्दी, है ना? राजगद्दी को क्या कहते हैं? सिंहासन। मतलब कोई अगर सिंहासन छोड़ रहा है तो उसको हम लोग क्या यूज करेंगे? उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है त्याग देना। क्या त्याग देना? राजगद्दी त्याग देना, राज सिंहासन त्याग देना। ठीक है ना? आगे नेक्स्ट, अ ट्रेड दैट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। एक ऐसा व्यापार जो कि क्या हो? लॉ के द्वारा क्या हो? प्रोहिबिटेड हो। तो अगर ऐसा व्यापार है गाइस, उसको अवैध कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? अवैध का। और अवैध को हम लोग इंग्लिश में इलिसिट कहते हैं। ठीक है, अवैध व्यापार को इलिसिट कहते हैं। आप देखना कभी
देखो, दो प्रकार के अवैध व्यापार हैं, या तो ड्रग्स, कोकीन, इस तरह के नशे वाले पदार्थ, ये तो चीजों को हानि पहुंचाते हैं, तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट क्या करेगी इस पे। लेकिन आप पुरानी मूवीज उठाना कभी हिंदी की, सोने की स्मगलिंग हो रही है, घड़ियों की स्मगलिंग हो रही है, ऐसा मूवीज में दिखाया जाता था। क्यों? क्योंकि 1991 से हमारी पहले जो अर्थव्यवस्था थी वो क्लोज थी, आप किसी भी चीज को बाहर से नहीं ला सकते थे, तो आप कुछ भी नहीं ला सकते थे। अगर मैं ये पेन, अभी जैसे किसी स्टूडेंट का मेरे पास फोन आया कि सर मुझे अमेरिका से कुछ मंगाना है, तो मैंने उसको सच्चाई बताई, क्योंकि मैं भी बहुत कुछ बाहर से मंगा चुका हूं और बहुत सफर किया मैंने। ठीक है, अगर मान के चलो ये पेन अमेरिका में 5 रुपए का है और यहाँ पे ये पेन 5,000 रुपए का है, पेन में कुछ खास बात होगी मुझे नहीं पता। ठीक है, तो जब तुम इसको देश में एंटर कराओगे ना, तो इस पर कस्टम वाले इतना टैक्स लगाएंगे कि ये कितने का हो जाएगा, 5,000 का। वरना आप ही चालाक थोड़ी हो कि 5 रुपए का इंपोर्ट करके 6 रुपए में बेच दोगे और बाकी जो बना रहे हैं यहाँ पे 5,000 का, वो कहाँ जाएंगे फिर। जो इलेक्ट्रिक स्कूटी अब तो यहाँ पे 1.5 लाख रुपए की आ रही है, ओला वोला तो शायद सुना 1.5 लाख रुपए की आ रही है, और चाइना में भी 35,000 की बिक रही है। तो आप जरा मंगा के बेच लो, यहाँ पे पता चल जाएगा आपको दुनियादारी का। जैसे ही वो भारत में आएगी उसका टैक्स क्या हो जाएगा। ये जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ ना सर, आज से 4 साल पहले ये इंडिया में नहीं मिलता था, अभी भी नहीं मिलता, बहुत कम इंपोर्ट होता है। ठीक है ना, तो पहले गवर्नमेंट ने ऐसा करा था 100% टैक्स। अगर आपने बाहर से ये 3 लाख रुपए का मंगाया है तो 3 लाख टैक्स दो, यानी कितने का पड़ेगा ये, 6 लाख रुपए का। अब तो गवर्नमेंट ने कम कर दिया, यहाँ पे बन भी रहा है, अभी ये दिल्ली में ही बन रहा है, एक दो जगह पे वो चीज। नहीं, ये मैंने तो यहीं से लिया था, लेकिन ये बाहर से ही आया है। ठीक है ना, ये बाहर से ही आया है, लेकिन अब गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन बना दिया तो कम कर दिया। लेकिन पहले जब नया नया आता ना कोई, जैसे कार, अगर आप फैंसी कार्स मंगवाते ना, रॉल्स रॉयस टाइप या कुछ ऐसा, तो आपको पूरा 400% टैक्स देना पड़ेगा। यानी अगर 1 करोड़ की गाड़ी है तो 5 करोड़ की पड़ेगी सीधे सीधे। वो ऐसे ऐसे टैक्सेस हैं। प्रोहिबिटेड का होता है रोक लगाना, है ना, प्रोहिबिटेड, स्मगलिंग इज प्रोहिबिटेड, है ना। आगे बढ़ जाए भाई। नेक्स्ट क्या, वन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन गाइज। एक ऐसा व्यक्ति जिसको ना तो सुख की चिंता हो ना ही दुख हो, ना ही जिसको सुख की फीलिंग हो ना ही दुख की फीलिंग हो, इसको हम कहते हैं गाइज क्या, इसको हम कहते हैं क्या, क्या कहेंगे, फिलिस्तीन कह सकते हैं। ठीक है ना, यही ज्यादा बेटर है, फिलिस्तीन कह सकते हैं, सिनिक। वैसे एक वर्ड होता है, अच्छा एक मिनट, हाँ फिलिस्तीन कहेंगे, यहाँ पे सुख नहीं है। कह रहा वन इज डिफरेंट टू आर्ट एंड कल्चर, मैंने सुख दुख जोड़ दिया। एक ऐसा व्यक्ति जिसको ना तो आर्ट की समझ हो ना ही जिसको कल्चर की समझ हो। मान के चलो आप, जैसे मेरी क्लास है, मुझे यहाँ पे पढ़ाने में बिल्कुल ही नींद नहीं आ रही है, या मैं बिल्कुल बोर फील नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे जैसे बंदे को अगर डांस क्लास में ले जाके बिठा दोगे ना, कहोगे डांस देखो, तो मैं वहीं सो जाऊंगा, क्योंकि वो मेरा काम नहीं है। तो जिसका काम उसी को साजे, और करे तो डंडा बाजे, है ना। तो जिसको आर्ट, अच्छे से मान के चलो, मुझे आर्ट गैलरी में ले जाए जहां पे करोड़ों की पेंटिंग बिक रही है ना, आर्ट और कल्चर की बात हो रही ना, तो मुझे वहां भी क्या हो जाएगा, भले वो करोड़ों की होगी लेकिन मेरे किसी काम की नहीं है, क्योंकि मुझे तो यही अच्छा लगता है ना। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसको ना तो आर्ट की समझ हो ना ही कल्चर की समझ हो, ऐसे व्यक्ति हम क्या कहते हैं, फिलिस्तीन कहते हैं। मुझे वो सारी पेंटिंग्स ऐसे लगेंगी जैसे मजनू भाई ने बनाई थी ना, घोड़े के ऊपर गधा एक बनाया था, याद होगा आप लोगों को, कभी किसी मूवी में, वेलकम मूवी में। आगे बढ़ जाए, वन हु इज एम्ब्रेसेस वॉलंटरी डेथ फॉर द शेक ऑफ वन कंट्री। ऐसा व्यक्ति जो स्वयं देश के लिए मृत्यु को एक्सेप्ट कर ले, ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, मार्टियर, शहीद कहते हैं। ठीक है, पेट्रोल तो देशभक्त होता ना भाई, आप देशभक्त हो सर, इसके लिए मरना थोड़ी जरूरी है ना। मार्टियर का तो शहीद होता, जो यहाँ पे कह रहे हैं डेथ की बात कर रहा है, तो डेथ के लिए तो मार्टियर होना पड़ेगा, आपको शहीद होना पड़ेगा, है ना। आगे, समथिंग विच की फिट टू बी ईटन, गाइस ऐसी चीज जो खाने के योग्य हो, क्या कहलाता है, एडिबल कहलाता है। खाने योग्य होता था वो एडिबल कहलाता है गाइस। अगला, समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड गाइस, इसको हम कहेंगे गाइस इलिजिबल, ये वाला इलिजिबल। इसका मतलब होता है गाइस जो समझने योग्य ना हो। और एक होता है इलिजिबल ELI वाला, ELIGIBLE। भाई जब आप फॉर्म भरते हो ना, तो ये वाला इलिजिबल होता है, योग्यता। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एनटीपीसी का, तो भाई ग्रेजुएट होना चाहिए, 18 साल का उम्र का होना चाहिए, है ना, भारत का नागरिक होना चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए, तो वो योग्यता वाला है। लेकिन ये कौन सा है, जिसको आसानी से समझा जा सके। ठीक है, वो ये वाला एलिजिबल, दोनों में को पढ़ेंगे एलिजिबल ही, लेकिन लिखा अलग अलग जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 23 पे, वन हु हेल्प्स अ पर्सन इन नीड, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की मदद करेगा, इसको हम कहते हैं सैमरिटन। क्या कहते हैं, सैमरिटन का मतलब दूसरों की मदद करता हो। ठीक है,
जब भी मैं ये वर्ड, देखो ये वर्ड ना मेरे लिए खास है। क्यों खास है? जब मैं पहले वोकैब याद किया करता था ना, मैथ्स खूब पढ़ी, मैथ्स पढ़ने के बाद जब मुझे लगा ना मेरा सिलेक्शन इंग्लिश की वजह से नहीं हो रहा, तो मैंने इंग्लिश पढ़नी चालू करी। तो जब इंग्लिश पढ़ी और वोकैब पढ़ना चालू किया मैंने, तो वोकैब में मैं क्या करता था ना, उस समय मेरे पास नोकिया 5130 था, 2G चल रहा था, ऐसे एडवांस नहीं था फोन मतलब कि। और नोकिया 5130 में 2G जैसे धीरे धीरे लोड कर रहा गूगल, छोटा सा गूगल आता था उसमें, तो मैं गूगल इमेज में उनकी फोटोएं देखा करता था कि किस वर्ड की क्या आएगा। तो जब मैं सैमेरिटन वर्ड लिखता था, ये मुझे याद नहीं होता था, तो जब भी मैं सैमेरिटन लिखता था, गूगल इमेज में एक फोटो आती थी जिसमें एक आदमी जो होता है ना, दूसरे आदमी को पानी पिला रहा है, और जो पानी पी रहा है उसकी हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। समझ रहे आप लोग? बहुत ही ज्यादा क्या है, दयनीय है। तो सैमेरिटन का क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की, अच्छा आदमी, भला आदमी है ना, परोपकारी आदमी है ना, तो इसका क्या हो जाएगा? सैमेरिटन इसका आंसर हो जाएगा। सोल राइट टू मेक एंड सेल वन इन्वेंशन गाइज, ध्यान रखना, इसको कहता है पेटेंट। केएफसी चाहता है कि मैं अपने सामान का क्या करा लूं? पेटेंट करा लूं। वो पेटेंट करा सकता है, सरकार उसको पेटेंट करा करके देगी, लेकिन केएफसी जो है ना, उसके अंदर का जो, मान के चलो केएफसी, आपको पता है केएफसी का अपना फॉर्मूला होगा। अब आपने कोक पी ली और आप कोक जैसा प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, लेकिन फिर भी वैसा टेस्ट नहीं आता, क्यों? उनका कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट होगा वो जो आप नहीं डाल पा रहे हो। केएफसी को अगर अपने सामान का पेटेंट कराना है तो सरकार से वो अपने पेटेंट ले सकते हैं, लेकिन उनको वो सारी चीजें जो वो सीक्रेट डालते हैं वो फाइल में लिख करके उनको देनी होंगी, और सरकार उसको 20 साल के लिए केएफसी को देगी। मतलब केएफसी के अलावा कोई नहीं बना सकता है, ठीक है ना। अब अगर किसी और ने गलती से अपना एक्सपेरिमेंट करके भी केएफसी जैसा बना लिया तो भी सरकार उसको बैन करेगी, ठीक है ना। जैसे कि मैं नहीं चाहता था कि इस इंस्टीट्यूशन का जो ये नाम है ये कोई और यूज करे, तो मैंने इसका पेटेंट करा लिया, कॉपीराइट ले लिया, इसका ट्रेडमार्क ले लिया, बेसिकली पेटेंट नहीं कराया, ट्रेडमार्क ले लिया, ठीक है ना। अब ये नाम कोई पूरे इंडिया में कोई यूज नहीं कर सकता, शायद वर्ल्ड वाइड भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये वियना कन्वेंशन में आता है, ठीक है ना। जैसे बासमती राइस का जो टैग है, अगर वो हमने ले लिया है तो अमेरिका वाले यूज नहीं कर सकते। ये लड़ाइयां चलती रहती हैं, बंगाल और बिहार वालों की या किसी और की चलती रहती है ना, कि जैसे कतरनी चावल या कोई भी ब्रांड का जो मेरे यहाँ पे होता है, मैं उसका पेटेंट ले लेता हूँ, कॉपीराइट ले लेता हूँ। अब केएफसी ने मान के चलो पेटेंट ले लिया, तो कितने साल के लिए? मैक्सिमम 20 ईयर्स। 20 साल के बाद केएफसी का अधिकार क्या हो जाएगा? खत्म, और सरकार उसको नीलाम करेगी उस पेटेंट को, फिर अब जो बढ़िया कीमत देगा उसको बेच देगी, है ना। इसलिए केएफसी डर रहा है क्या? पेटेंट कराने से। ये एग्जांपल की तरह, इसलिए वो पेटेंट नहीं करा रहा है, क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं वैसे ही चलाऊं। अगर सरकार को दे दिया तो 20 साल बाद तो वैसे भी पब्लिक होना है, और 50-100 साल होते तो वैसे ही वो बिजनेस कर रहे हैं बढ़िया, तो बिना पेटेंट के भी उनका काम क्या कर रहा है? चल रहा है वो चीजें। नहीं, 20 साल के बाद वो खत्म हो जाएगा, मैक्सिमम 20 साल जाएगा। नहीं, बहुत सारे फर्क है इसमें। कॉपीराइट ना जनरली किसी ना, इसमें एक्चुअली पेटेंट जो होता है ना, एक संपदा एक तरह से। कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इन सब में बहुत ही माइन्यूट डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। पेटेंट जनरली वो चीजें होती हैं जो आपने खुद से खोजी हैं। कॉपीराइट आप कोई ऐसी चीज जैसे अपने गाने का, कोई आपने चीज क्रिएट की है ना, बुक्स वगैरह इन सब का लेते हो आप, ठीक है। वन हु इज ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, इसको कहते हैं बिब्लोफाइल। बिब्लोफाइल का मतलब क्या होता है आपका? जो किताबों से प्रेम करता है उसे बिब्लोफाइल कहते हैं, ठीक है। इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इससे पहले वाले का हाँ पेटेंट हो जाएगा। किसी भी चीज को कराने का एकमात्र अधिकार ले लेना पेटेंट होता है, कोई और नहीं बना सकता उसको।